अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ रायान मलिक एंड आई एम हियर टू टीच यू फिजिक्स क्लास 10th। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 13 का टॉपिक कूलम्स लॉ। तो आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ। चैप्टर नंबर 13 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, टॉपिक 13.4 कूलम्स लॉ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं। हमने क्लास 9th में चैप्टर नंबर 5 में एक टॉपिक स्टडी किया था जिसमें हमने ये डिस्कस किया था कि अगर हम मैसेस को करीब लेकर आए तो उन दो मैसेस के दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होती है। और सिमिलरली हमने ये कहा था जैसे जैसे हम अगर मैसेस का मैग्नीट्यूड बढ़ाते जाएं तो उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी इंक्रीज होती है। एंड सिमिलरली अगर हम उन दो मैसेस को दूर कर दें, मींस कि उनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसको अगर हम इंक्रीज कर दें तो उसके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होती जाती है। तो सिमिलरली यहां हम बात करते हैं कि लेट्स सपोज कि उन दो मैसेस की जगह पर दो चार्जेस मौजूद हैं। अब जैसे कि आप जानते हैं कि चार्जेस जो हैं वो दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस। सो अगर हम पॉजिटिव और पॉजिटिव को मींस के सेम टाइप ऑफ चार्जेस लेकर आए तो इनके दरमियान में फोर्स ऑफ रिपल्शन प्रोड्यूस हो जाती है। और सिमिलरली अगर हम ऑपोजिट चार्जेस लेकर आए तो इनके दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाती है। नाउ लेट्स सपोज कि दो चार्जेस मौजूद हैं और इन दो चार्जेस के दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो गई है। नाउ हियर्स अ क्वेश्चन कि अगर मैं इन दो चार्जेस के मैग्नीट्यूड को इंक्रीज करता हूं तो क्या उस फोर्स के ऊपर इफेक्ट होगा, या फिर अगर मैं इन दो चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको मैं इंक्रीज करता हूं या डिक्रीज करता हूं तो क्या उससे जो फोर्स है उसको कुछ इफेक्ट होगा। यस, इस क्वेश्चन का आंसर किया था एक फ्रेंच साइंटिस्ट ने एंड द नेम इज चार्ल्स कूलम। और इसकी जो ईयर ऑफ बर्थ है दैट इज 1736 टू इसका ईयर ऑफ जो डेथ है दैट इज 1806। सो इन 1875 he established the fundamental law of electric force between two stationary charged particles। तो 1875 के अंदर इसने टू ऑपोजिटली चार्ज जो पार्टिकल्स थे उसके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो रही है इसने उसको एक फंडामेंटल लॉ एस्टेब्लिश किया और इसने बताया कि किस तरह से ये फोर्स अफेक्ट होती है अगर आप इन चार्जेस के मैग्नीट्यूड को इंक्रीज या डिक्रीज कर दें या फिर इन चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको इंक्रीज या डिक्रीज कर दें। अब कूलम्स लॉ को समझने से पहले हमें पहले ये पता होना चाहिए कि पॉइंट चार्जेस क्या होते हैं। सो पॉइंट चार्जेस को हम डिस्कस करते हैं। द चार्जेस whose size are very small as compared to the distance between them are called point charges। वो चार्जेस जिनका साइज इतना स्मॉल हो कि उन चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो ज्यादा होना चाहिए और उन चार्जेस का साइज जो है वो स्मॉल होना चाहिए, तो ऐसे चार्जेस को हम क्या कहते हैं, दीज चार्जेस आर कॉल्ड पॉइंट चार्जेस। आई होप आपको डायग्राम के थ्रू क्लियर हो गया होगा कि इन चार्जेस का साइज स्मॉल है और इसके दरमियान जो डिस्टेंस है वो लार्ज है, तो ऐसे चार्जेस को हम क्या कहते हैं, पॉइंट चार्जेस कहते हैं। क्लियर। अब हम कूलम्स लॉ को डिस्कस करते हैं। सो द स्टेटमेंट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। नाउ लेट्स सपोज कि दो चार्जेस हैं, उनके दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर फोर्स ऑफ रिपल्शन डेवलप हो गई है। अगेन वो जो दो चार्जेस हैं वो कौन से हैं, दीज चार्जेस आर पॉइंट चार्जेस। ओके, वो पॉइंट चार्जेस हैं। अब उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हुई है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। दैट मीन force is directly proportion to the Q1 and Q2। अब आप देख सकते हैं आपको स्क्रीन पर दो चार्जेस नजर आ रहे हैं। अब इन चार्जेस के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो गई है,
अब अगर आप इन चार्जेस का मैग्नीट्यूड बढ़ा दें, इनका साइज अगर आप इंक्रीज कर दें, तो इसके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगी वो भी इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर? नाउ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, और वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो रही है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। दैट मींस कि अगर आप इन चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है अगर आप उसको बढ़ाते जाएं, इंक्रीज करते जाएं, तो उससे क्या होगा कि इसके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डिक्रीज कर जाएगी। क्लियर? तो हम लिख सकते हैं दैट F is inversely proportion to 1 by r square। क्लियर? अब यहां पर r स्क्वायर क्यों है, हम रेडियस का स्क्वायर क्यों ले रहे हैं? बिकॉज अगर हम एक चार्ज की बात करें तो एक चार्ज का अगर हम यहां से लेकर सेंटर तक डिस्टेंस देखें दैट इज जस्ट 1 रेडियस। सो एक और चार्ज इसका भी क्या होगा? रेडियस। सो रेडियस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इट बिकम्स रेडियस स्क्वायर। क्लियर? आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब यहां पर मेरे पास दो इक्वेशंस डेवलप हो गई, दैट इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब मैं इन इक्वेशंस को कंबाइन कर रहा हूं। जब मैं इसको कंबाइन करूंगा by combining equation 1 and 2, so F is directly proportional to Q1 Q2 by R square। अब क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, जब हम प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, दैट इज K Q1 Q2 by R square। क्लियर? सो दिस इज द फाइनल formula of Coulomb's law, that F is equals to K Q1 Q2 over R square. Now here what is F? F is the Coulomb force and K is the proportionality constant. And what is Q1 and Q2? Q1 and Q2 are the magnitude of the charges. And what is R? R is the distance between those charges. Clear? I hope आपको ये formula clear हो गया होगा। Now जो K है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, व्हाट इज दिस K, और ये K इसकी वैल्यू क्या है, और ये K बेसिकली किस चीज पर डिपेंड कर रहा है? सो वी कैन राइट दैट K इज डिपेंड्स ऑन द मीडियम बिटवीन दोज चार्जेस। K डिपेंड अपॉन द medium between two point charges, और K की जो वैल्यू है that is 9 multiplied by 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये वैल्यू कब होगी? जब उसके दरमियान जो मीडियम है अगर वो मीडियम एयर का होगा, उस केस में K की ये वैल्यू होगी दैट इज 9 multiplied by 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। क्लियर? आई होप आपको समझ आ गई होगी कि K की वैल्यू किस चीज पर डिपेंड कर रही है? मीडियम के ऊपर, जो उन दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान जो मीडियम प्रेजेंट है उसके ऊपर डिपेंड कर रही है K की वैल्यू। अब मीडियम बहुत से हो सकती है, लिक्विड भी हो सकता है, वहां पर एयर भी हो सकती है। सो इन दैट केस अगर एयर वहां पर मौजूद है तो वहां पर K की वैल्यू क्या होगी? दैट इज 9 multiplied by 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। क्लियर? आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। एंड द लास्ट थिंग, that Coulomb's law is only applicable for the point charges. As we discussed before, that point charges क्या होते हैं? तो point charges वो charges होते हैं जो कि बहुत small होते हैं as compared to the distance between them, and those charges are called point charges. तो Coulomb's law जो है वो basically सिर्फ point charges के लिए applicable है। Clear? अब इसी के साथ एक example दी गई है, example number 13.1. So discuss it. So example number 13.1, two bodies are oppositely charged with 500 microcoulomb and 100 microcoulomb charge. Find the force between the two charges if the distance between them is in air is 0.5 मीटर। तो इसके दरमियान जो एयर में जो डिस्टेंस होगा दैट इज जस्ट 0.5 मीटर। अब यहां पर हमें दो चार्जेस दिए गए हैं, द Q1 चार्ज
500 माइक्रोकूलम। माइक्रो की वैल्यू लिख लेते हैं, दैट इज 500 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6 कूलम। सिमिलरली Q2 दैट इज इक्वल्स टू 100 माइक्रोकूलम। माइक्रो की वैल्यू यहां भी लिख लेते हैं, दैट इज 10 टू द पावर -6 कूलम। एंड सिमिलरली आपको डिस्टेंस दिया गया है, दैट इज r and it is 0.5 meter. So what should we have to find? Find the force between them. So आपने force आपने find करनी है. Now as we know according to the formula that F is equals to K Q1 Q2 divided by R square. इसमें values put करें. F is equals to K की value है 9 multiplied by 10 raised to the power 9. Similarly, Q1 की value that is 500 multiplied by 10 to the power -6, and similarly Q2 that is 100 multiplied by 10 to the power -6 and divided by R square. R की value है 0.5, इसका हम स्क्वायर कर लेंगे और फर्दर जब इसको आप सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से तो फाइनल आपका आंसर आ जाएगा 1800 न्यूटन. So the final answer is 1800 Newton. This is the result. So the force between the two charges is between the two charges is 1800 न्यूटन. क्लियर? आई होप ये एग्जाम्पल आपको समझ आ गई होगी. तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. टेक केयर. अल्लाह हाफिज.